स्टूडेंट्स, अगर आप भी दिसंबर 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड इसमें आपके लिए जून 2025 में पूछे गए कम्युनिकेशन यूनिट के सभी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चंस को इस सीरीज में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स आपको बताऊंगी ताकि बहुत आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। What is the process by which the receiver interprets the symbols used by the source of a message? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ऐसी उस प्रोसेस का नाम आपको बताना है जिसमें रिसीवर यानी कि मैसेज सुनने वाला, जैसे अभी मैं आपको मैसेज डिलीवर कर रही हूं तो मैं सेंडर हूं और आप लोग हैं रिसीवर। आप लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिसीवर इंटरप्रेट करता है सिंबल्स, यानी कि जो भी सिंबल्स या जो भी बातें मैं आपको बता रही हूं उसको समझते हैं वो यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ मैसेज। तो उसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग या फिर लिसनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट बताती हूं, उसको हमेशा यूज करना। देखिए, हमारे पास कम्युनिकेशन में मान लीजिए दो पर्सन हैं। जो मैसेज सेंड करने वाला होता है उनको हम सेंडर बोलते हैं, जो मैसेज रिसीव करने वाला होता है उनको हम रिसीवर बोलते हैं। सेंडर को ही हमेशा एनकोडर बोला जाता है। जो पर्सन मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो एनकोडर हैं, जैसे मैं अभी एनकोडर हूं और आप लोग जो मैं उस मैसेज को, मेरी बात को समझ रहे हो, आप लोग डिकोडर हो। तो जब भी रिसीवर की बात की जा रही होगी तो ऑलवेज गो फॉर डिकोडर। एंड जब भी ऐसे क्वेश्चन में सेंडर की बात की जा रही होगी इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एनकोडर। ठीक है, सो यहाँ पर रिसीवर है तो करेक्ट आंसर होगा डिकोडिंग या डिकोडर। आई होप यहाँ से समझ गए हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबे समय तक आपको काम आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, दिसंबर में हमारा एग्जाम है और ऐसे में आप लोगों को 3 महीने में अपने पेपर वन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें आपको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ, जिसमें कि डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इसके साथ में अपडेटेड एमसीक्यूज एंड रीसेंट पीवाईक्यूज के साथ आपकी तैयारी होगी, जिसमें कि 2 से 3 बार आपके पूरे सिलेबस की रिविजन भी मैं करवाऊंगी। पीडीएफ के फॉर्म में आपको पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे। एंड जैसे अभी सेशन में आपको एमसीक्यूज के साथ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसी तरीके से आपके लिए 5000 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जिसमें कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिससे कि रिविजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। 1 सितंबर से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें कि आप चाहे तो दिसंबर एग्जाम का बैच ज्वाइन कर सकते हो या फिर जून 2026 का बैच भी साथ में ही ज्वाइन कर सकते हो। जरूर आप लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पर आपको कोर्स की पूरी डिटेल भी मिल जाएगी, कैसा कोर्स है हमारा, ये पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। स्टोर सेक्शन पर जाना है, सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट पेपर 1, दोनों कोर्स आपके सामने आ जाएंगे। कंटेंट पर जाकर ओवरव्यू आप इस कोर्स का ले लीजिए, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। एंड साथ में डाउट्स अगर रहते हैं तो चैट सेक्शन पे आप उसको हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। What are the 3 basic units of electronic communication system? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी हम लोग, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ डिजिटली, हम लाइव क्लासेस लेते हैं, हम व्हाट्सएप या कोई भी प्लेटफॉर्म पे चैट करते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें 3 यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन कौन सी है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। अब जैसे मैंने आप लोगों को सेंडर बताया था, जिसको हम एनकोडर भी बोलते हैं, उनको ट्रांसमीटर भी बोला जाता है। ओके, जो ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेज को। दूसरा है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एंड रिपीटर। रिपीटर और ये सब जो है वो नेटवर्क सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, और मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर मिला करके बनता है मॉडम, जो कि बेसिक कम्युनिकेशन का एक पार्ट नहीं है। ट्रांसमीटर मतलब मैसेज देने वाला, शोर तो आसपास नहीं होना चाहिए, अगर शोर हुआ तो कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, ट्रांसमीटर, सिग्नल एंड मॉड्यूलेटर, ये बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 की ट्रांसमीटर। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए एक तो पहले सेंडर आपके पास होना चाहिए, ट्रांसमिशन चैनल यानी कि कैसे आप मैसेज डिलीवर करने वाले हो, इंटरनेट के थ्रू होगा, कौन सी ऐप के थ्रू आप ट्रांसमिट करोगे मैसेज, और किसको ट्रांसमिट करोगे, वो रिसीवर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Which of the following are the characteristics of interactive communication? Interactive communication का मतलब है जैसे अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाला रिस्पॉन्स अगर अच्छे से दे, जैसे क्लास में मैं बच्चों से कुछ पूछ रही हूँ, वो बच्चा अगर उसका अच्छे से रिप्लाई करे, अच्छे से फीडबैक दे और
बच्चा कुछ पूछ रहा है, मैं उसका अच्छे से रिप्लाई करूं, फीडबैक दूं, तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है, इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन कहलाता है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, सो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है? देखिए पहले तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन होता है कि एक ही टॉपिक पर निर्भर वो रहेगा, ठीक है, सिर्फ एक ही टॉपिक पर निर्भर रहेगा, सेंट्रलाइज्ड। जैसे अगर आप लोगों का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ, उसके बाहर की हम बात करेंगे ही नहीं, उस बुक के रेंज के बाहर से हम जाएंगे ही नहीं, तो वो सेंट्रलाइज्ड होता है। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड बोला है, मतलब सिर्फ एक चीज पर फोकस हमारा नहीं रहेगा, हम पूरे तरीके से हर एक चीज पर ध्यान देंगे। सो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इट इज स्टेट कंट्रोल्ड, नो, ठीक है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है तो उसको कंट्रोल कभी भी नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन हो चुका है। इट इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, ऑब्वियसली अगर ए सही है तो सी कभी भी सही नहीं हो सकता, है ना। अगला है इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही, टू वे कम्युनिकेशन ही इंटरेक्टिव होता है। अगर मान लो आप मुझे कोई बात सुना रहे हो, ठीक है, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरी सुना रहे हो, मैं सामने से रिप्लाई ही ना करूं, मैं इग्नोर करूं आपकी बातों को, आपकी तरफ देखो भी ना, तो ये क्या होगा? एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। टू वे कम्युनिकेशन तब होती है अगर सामने वाला आपको कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो आप उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है। सो देखिए बी और सी गलत है, तो बी और सी यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये तीन ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया आसानी से। इट प्रोवाइड यूनिवर्सल सिटीजनशिप, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। The following is excluded from the list of communication barriers. So students, communication यानी कि बातचीत करते हुए, संचार करते समय कुछ बाधाएं बीच में आ जाती हैं, एंड इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, पर्सन ए पर्सन बी को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन दोनों की कम्युनिकेशन में बाधा तब होगी अगर मान लीजिए इनके आसपास शोर इतना ज्यादा है कि इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, या फिर पर्सन ए एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो पर्सन बी समझना ही नहीं चाहते या उनको समझ ही नहीं आती, या फिर ये हो सकता है पर्सन ए ने तो बहुत अच्छे से मैसेज दिया लेकिन पर्सन बी का ध्यान ही नहीं था। तो ये सब चीजें क्या है? कम्युनिकेशन के बीच में बाधा है। इसको काफी हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर एक कम्युनिकेशन बैरियर है जिसके अंदर हमारे आसपास का शोर यानी कि नॉइस, डिस्टेंस को भी हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, और आपका बॉडी लैंग्वेज या फिर आप क्लियर वर्ड्स अगर आपके नहीं है तो वो भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर होता है। बट यहाँ पर बोला है कौन सा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर जो है वो आपका लैंग्वेज, आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड होता है। ओके, जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी आप में से काफी बच्चे जो हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं वो मेरे सेशंस को पसंद करते हैं। जो साउथ इंडियंस हैं उनको हिंदी समझ नहीं आती, उनके लिए ये वाला क्या है? कम्युनिकेशन का सिमेंटिक बैरियर है कि वो चाहते तो है सेशन देखना बट समझ नहीं पा रहे हिंदी लैंग्वेज, तो ये सिमेंटिक बैरियर होता है। ठीक है, स्लैंग इसके अंदर आता है। स्लैंग का मतलब है कि किसी बात का कोई गलत मीनिंग अगर आप लोग निकाल लेते हो। ओके, इसके बाद तो ये भी एक बैरियर है, इसलिए इसको भी हम हटा देंगे। अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर। सो साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है डिफेंसिवनेस। ठीक है, आप किसी को बचाने के लिए कुछ गुस्से में कुछ बातें कर रहे हो, नेगेटिव इमोशंस है, गुस्सा, फियर, एंजाइटी, ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर है। सो फिलोसॉफिकल बैरियर जो है, ऐसे नाम का कोई भी बैरियर, कोई भी बाधा कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होती है। लैंग्वेज, स्टेटमेंट 1 बोलती है लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले आपको अगर पता है मास कम्युनिकेशन क्या है तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन का एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है भाषण, न्यूज, रेडियो। इसमें क्या होता है, क्या कॉमन चीजें हैं? इसमें जो सेंडर है, जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ एक पर्सन है, जो ऑडियंस है
वो एक लार्ज ऑडियंस है, एक साथ न्यूज डिलीवर होती है, लाइव न्यूज आप देख रहे हो और लाइव में कितने सारे लोग उसको सुनते हैं, फोन में, लैपटॉप्स में, टीवी में, सब जगह एक साथ लोग सुनते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन है। मास का मतलब ही होता है लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि लैंग्वेज यानी कि भाषा और जो बाकी के सिंबॉलिक मीन्स होते हैं, जो सिंबल, साइंस, एक्सप्रेशंस हम देते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर, ये सब क्या है, ये सब सोशल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंसेस फील कंफर्टेबल, कि कम्युनिकेशन मीडिया जैसे टीवी, मोबाइल, ये सब चीजें हैं, ये अपनी जो ऑडियंस है उसको हमेशा बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। हो सकता है कई लोगों को वो कंफर्टेबल लगते हो, कई लोगों को वो चीजें पसंद ना आती हो, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बट फर्स्ट इज ट्रू। People who help in the transmission of message, for example, reporters or copy editors are known in media circles are what? So देखिए, अब जैसे न्यूज एंकर्स होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, वो कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करते हैं, तो इनको कैरियर बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, मीडिएटर्स बोलते हैं, या फिर रिलाय पीपल बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रिलाय पीपल इसका सही आंसर है। क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, खासतौर पर जब भी हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, काफी बच्चों ने जिन्होंने जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, पब्लिशिंग ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, उनको पता होगा कि रिलाय पीपल एक वो पर्सन होता है जिस पे सब लोग निर्भर करते हैं कि ये हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, द बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन asserts that, ओके, सो व्यवहारवादी मॉडल होता है कम्युनिकेशन में। व्यवहार क्या होता है, किसी का बिहेवियर क्या होता है, जो सामने वाले से आप बात कर रहे हो, उसकी बातचीत करने के तरीके से उसका व्यवहार हम लोगों को काफी हद तक पता चलता है, तो उसी से रिलेटेड है बिहेवियरिस्ट मॉडल। ये हमें क्या बोलता है कि बिहेवियर्स आर लर्न्ड इन सोशल सिचुएशंस, कि एक पर्सन का जो बेसिक बिहेवियर होता है वो अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से सीखता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अगली स्टेटमेंट है बिहेवियर्स आर लर्न्ड इन एक्सटर्नल सिचुएशंस ओनली। एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशन से हम बिहेवियर नहीं सीख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर आप गुस्से में हो, मान लीजिए आपका किसी एग्जाम के लिए आप परेशान हो, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट किसी के साथ भी नहीं कर पाओगे, गुस्से में रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, तो मेंटल स्टेट एक कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये भी सही है। अगला बोलता है कि द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज अनइम्पॉर्टेंट, तो ये सही है, तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर कल्चरल चेंज इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। अगर एक कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो उसमें शाब्दिक के साथ साथ सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग होना जरूरी है। तो सही आंसर है ए, सी, ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पर। ओके, एक चलिए मैं आपको ना छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। मुझे बताइए, जैसे हम लोगों ने अभी तक मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एक ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि एग्जाम में मास के साथ साथ ग्रुप पर भी मेजर फोकस किया जाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका बता दो, अगर नहीं आता है तो भी बता दो, मैं रिप्लाई आपको कमेंट में ही कर दूंगी। स्टेटमेंट 1 बोलती है the power elites by controlling the communication media extend their hegemonic rule further is a statement of myth। ओके, सो संचार माध्यमों को नियंत्रित करके सत्ता संभ्रांत लोग, ठीक है, सत्ता संभ्रांत लोग कौन होते हैं? जो कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं दूसरों को, ठीक है, अपने आधिपत्य शासन को और आगे बढ़ाते हैं। ये स्टेटमेंट एक मिथ है, ये एक गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल फॉल्स बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया they always plan to win over the communication publics and continue to overload them। ठीक है, ओवरलोड नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर ओवरलोड है, LOAD। ओके, सो ये वाली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ट्रू है। The elements as related to communication in ancient paradigm of everyday life are what? So
प्राचीन काल में जो कम्युनिकेशन होता था, डेली बेसिस पे जो कम्युनिकेशन होता था, उसमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, क्या क्या इंपॉर्टेंट थी? ठीक है, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल, बिल्कुल सही है, ये भी एंशियंट पैराडाइम के अंदर आता था कम्युनिकेशन में। दूसरा है इकोनॉमिक, बिल्कुल सही है। एथिकल यानी कि नैतिक चीजों पर भी ध्यान दिया जाता था। सेल्फ रियलाइजेशन भी होती थी। ईगो क्लैशेस उस समय पर नहीं होते थे, ठीक है, ईगो क्लैशेस नहीं होते थे। एंड बाकी के तीनों ऑप्शंस में देखिए ई लिखा है, तो यहां पर अगर ई में आप श्योर थे कि अहंकार उस जमाने में लोगों में कम हुआ करता था, यहां से ही आप आंसर तक पहुंच सकते थे आसानी से, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, ऐसे ही आपके लिए बड़े वीडियोस भी लाऊं, 100 क्वेश्चंस की एक एक सीरीज यूनिट वाइज लेकर आऊं, ऐसी भी सीरीज अगर चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की डिमांड क्या है वो समझकर ही सेशंस बनाती रहूं। By supplying facts and opinions, mass media enable the audience to make decisions. Okay, जैसे भाषण देते हैं ना, उस समय पे क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि अब अगर आप अपने ओपिनियंस, अपनी बातें जो है सामने वाले तक रखते हैं, आप ऑडियंस को उनके हिसाब से डिसीजन लेने का मौका ऐसे में दे रहे हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। अगली स्टेटमेंट बोल रही है मास मीडिया शुड सप्रेस फैक्ट्स एंड ओपिनियंस इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है, मास मीडिया जैसे सोशल मीडिया की यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन नहीं, मास मीडिया की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट को फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर सोशल मीडिया पे आप अपने फैक्ट्स और अपने ओपिनियंस, आपके मन में क्या चल रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, वो लिखते हैं, तो इससे ऑडियंस क्या डिसीजन लेती है, ऑडियंस के मन में क्या चल रहा है, ये हमें पता लगता है। वैसे बोला है मास मीडिया यानी कि सोशल मीडिया शुड सप्रेस फैक्ट्स एंड ओपिनियन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट के डिसीजन भी लोग बदल सकते हैं। आप लोगों ने ये पावर सोशल मीडिया की देखी होगी, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। From the communication viewpoint, which one of the following is a cultural institution? So cultural institution है family. Okay? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, दैट इज इंटरपर्सनल। और अब मुझे कमेंट करके बताइए कि इंट्रापर्सनल क्या होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, आंसर देना है मुझे कमेंट करके। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मेडिएटेड और अमेडिएटेड। इसका क्या मतलब है, मेडिएटेड और अमेडिएटेड या अमेडिएटेड। ठीक है, जिसको कि हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ये बोला जा रहा है कि मीडिया से याद रखिए, ए मीडिएटेड और मीडिएटेड, यानी कि अगर हम 1 to 1 इंटरपर्सनल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो वो किसी मीडिया के थ्रू भी कर रहा हो सकता है, फोन पे लिखित रूप से ये भी कर रहा हो सकता है, साइन सिंबल के थ्रू भी कर रहा हो सकता है, जिसमें किसी मीडिया की चैनल की बात जरूरत नहीं पड़ रही है। तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है On its part mostly, mass communication need not be mediated. Mass communication के लिए need not be mediated, कोई मीडिया नहीं भी हो तब भी वो बात पहुंच जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। मास कम्युनिकेशन के लिए तो मीडिया चाहिए ना। अब कोई व्यक्ति अगर न्यूज बना रहे हैं, न्यूज सुना रहे हैं, तो लोगों तक न्यूज पहुंचने के लिए कुछ टीवी चैनल ये वो कुछ तो चाहिए, मीडिया तो चाहिए जहां से न्यूज पहुंचे, रेडियो वगैरह। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। Persuasive communication does not blur the difference between truth and falsehood. So persuasive communication, प्रेरक संचार जो होता है, इसमें बोला जा रहा है कि सही और गलत के बीच का जो अंतर है उसको ये धुंधला कभी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य बोल रहा है ये। मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन नेवर रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ। मास कम्युनिकेशन या मास मीडिएटेड यानी कि इसमें बोला है कि सोशल मीडिया, मास मीडिएटेड या मास मीडिया लिखा होगा मतलब सोशल मीडिया रिलेट करना है। ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह जो है वो कभी भी सत्य नहीं बोलता, ऐसा तो नहीं है। इतना बदनाम तो सोशल मीडिया को हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सत्य चीजें भी तो होती है। ओके, सो इसलिए सही आंसर है फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। The means of non-verbal communication are, non-verbal मतलब ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। सो इसमें हम स्पोकन लैंग्वेज कुछ बोलकर ये करते हैं, नहीं, वर्ड्स का तो प्रयोग करते ही नहीं नॉन वर्बल में। टाइम यूज किया जाता है, किसी को टाइम ऐसे घड़ी दिखा रहे हो या टाइम बता रहे हो, ठीक है, तो वो नॉन वर्बल में आता है।
साइन लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, ठीक है, ये तीनों नॉन वर्बल है। रिटन और स्पोकन, ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार के अंदर आते हैं। Which of the following belong to the field of proxemics in communication? So proxemics का मतलब अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। So proxemics बेसिकली कम्युनिकेशन का ही एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है जो कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम किसी भी तरीके के रिटन या ओरल या वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, सो प्रोक्सीमिक्स बेसिकली आपका स्टडी ऑफ स्पेस कहलाता है। स्टडी ऑफ स्पेस, अब ये स्पेस वो ब्रह्मांड और ये सब टाइप का स्पेस मैं नहीं कह रही हूँ। स्पेस का मतलब है जैसे भीड़ भाड़ में भी मैं अपना एक स्पेस चाहती हूँ, ठीक है, या सोशल सिचुएशन मेरे पास एक है तो मैं उसमें कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, वो सब चीजें आपकी प्रोक्सीमिक्स के अंदर आती है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस इसके अंदर नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जहां पर है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, आसान हो जाएगा आंसर ढूंढना। अगला है क्राउडिंग, मैंने आपको अभी बताया भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन में कैसे हम इंडिविजुअल कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, कैसे दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं, वो प्रोक्सीमिक्स के अंदर आता है, तो क्राउडिंग सही होगा। अगला इजी ऑप्शंस पर पहले जाएंगे, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट आपका नॉन वर्बल तो होता है लेकिन ये प्रोक्सीमिक्स नहीं होता है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ई कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। देखिए, तो इससे ऑटोमेटिकली हम क्या हुए, सही आंसर तक पहुंच गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। टेरिटोरियलिटी जो है ये भी आपका प्रोक्सीमिक्स है। एंड पर्सनल स्पेस, व्यक्तिगत स्थान भी पर्सनल स्पेस के अंदर ही आता है। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलती है propagandistic communication at the national level is supposed to recognize the fact that truth need not be separated from falsehood। ओके, तो सबसे पहले बाकी स्टेटमेंट को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन होता क्या है। अच्छा, ओके, सो प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रेरक संदेश रणनीति इसको बोला जाता है। ये एक मैसेजिंग स्ट्रेटेजी होती है। मैसेजिंग स्ट्रेटेजी का मतलब कि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को बहुत पर्सुएसिव, बहुत ही प्रेरक तरीके से कोई मैसेज डिलीवर करता है तो वो प्रोपेगेंडिक या प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन होता है। इसका मेन एम क्या होता है, ये स्पेसिफाई करना कि एक स्पेसिफिक एजेंडा, एक स्पेसिफिक टारगेट हमें रखना है एंड उस टारगेट को, उस एजेंडा को बढ़ावा देना है, जिससे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करके हम पब्लिक या ऑडियंस के ओपिनियन या उनकी राय को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मीडिएटेड चैनल्स का यूज करते हैं, जैसे कि मास मीडिया, मैंने आपको सोशल मीडिया बताया था, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, मास मीडिया है, वो सब आपके प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो अब ये इसकी इंट्रोडक्शन मैंने बता दी। अब देखो आगे बोला जा रहा है कि प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन एट द नेशनल लेवल, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जब हम इसको यूज करते हैं, इज सपोज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ट्रूथ नीड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉल्सहुड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि सत्य को झूठ से अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है द मेडिएटेड प्रोपेगेंडा प्रोसेस। मेडिएटेड मैंने आपको बताया सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये सब आता है जिसमें एक प्रॉपर मीडिया का यूज किया जाता है। मेडिएटेड प्रोपेगेंडा प्रोसेस blurs truth and falsehood in order to be persuasive। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फीडबैक इज इमीडिएट इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब फीडबैक क्या होता है, देखिए, एक पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को कुछ मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और दूसरे पर्सन ने उनका रिप्लाई कर दिया, उसको फीडबैक बोला जाता है। अब जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरे सेशन कैसे लगते हैं, ये दिसंबर 2023 के सारे क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, बताओ आप चाहते हो कि कंटिन्यू करूं या नहीं। अगर आप मेरी बात का रिप्लाई मुझे कमेंट करके दे रहे हो तो वो क्या है, वो एक फीडबैक मुझे मिलेगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं। तो फीडबैक इज इमीडिएट, कौन से कम, एकदम से फीडबैक, एकदम से रिप्लाई कहां पर हो जाता है, ठीक है, प्रिंट में,
प्रिंट मीडिया में नहीं होता एकदम से फीडबैक। ब्रॉडकास्ट, जैसे न्यूज आती है, एक जगह एक पर्सन मैसेज डिलीवर कर रहा है और एक लार्ज ऑडियंस उसको एक साथ सुन रही है, ब्रॉडकास्ट में भी आप फीडबैक दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। टॉप डाउन, ये तो कोई लॉजिकल स्टेटमेंट ही नहीं है। फेस टू फेस, दो व्यक्ति अगर एक साथ सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो उससे जल्दी फीडबैक, उससे जल्दी प्रतिक्रिया तत्काल किसी भी कम्युनिकेशन में नहीं हो सकती है। इस चीज को आपने नोट कर लेना है। तो आंसर इज 4। Which of the following provide immediate and quick feedback? ये क्वेश्चन भी देखिए सिमिलर है, ठीक है। आंसर इसका होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि किस में इमीडिएट और क्विक फीडबैक होता है, रिटन कम्युनिकेशन में, रेडियो में, ओरल में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आंसर मुझे बताना है जरूर। When the primary function of communication is to convey new information, it is known as what? अगर कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं दो व्यक्ति, मेरा मेजर फोकस यही है कि मैं आप लोगों को क्या करूं, कोई नई इंफॉर्मेशन दूं, कोई नई जानकारी दूं, तो वो कौन सा फंक्शन या कम्युनिकेशन कहलाता है? सब्लिमिनल फंक्शन, सिंगल टास्क फंक्शन, रेफरेंशियल फंक्शन, या फिर डिफरेंशियल फंक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन। जब भी हम एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, इंफॉर्मेशन उन तक देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल फंक्शन। एंड ये हमारे प्रीवियस नॉलेज पर, जो प्रीवियस नॉलेज हमने शेयर किया है, उस नॉलेज पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसके देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने बताया वही चीजें लिखी हैं। Which of the following factors are important in communication? Okay, so communication के लिए कौन से factors important होते हैं? Okay, so जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है स्लैंग, यानी कि कठबोली, कि आप किस टोन में बोल रहे हो, कैसे हम बोलते हैं ना थोड़ा सा टोन, सबके बात करने का थोड़ी सी धुन अलग होती है, उस वो इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है साइनिकल एटीट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फ्रेमिंग, की आपकी जो बात है, कई बार होता है ना हमारे मन में बात कुछ और होती है लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो फ्रेमिंग हमें यही बोल रहा है कि कैसे आप अपनी किसी भी बात को प्रेजेंट करते हो किसी दूसरे पर्सन के सामने, कि जो बात आपके मन में है। एज अ टीचर, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताती हूँ कि एज अ टीचर आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपको नॉलेज है उसको कैसे आप फ्रेम करके किसी बच्चे के सामने रख रहे हो, ताकि वो भी उस चीज को उतना ही अच्छा समझ सके। तो फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ए बी हमने गलत बोला, तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, तो ये तीन ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑटोमेटिकली हम सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। प्रिमिंग यानी कि भड़काना, कम्युनिकेशन में यहाँ पर एक्चुअल में स्टूडेंट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि प्रिमिंग का मतलब भड़काना नहीं होता, हिंदी ट्रांसलेशन गलत हो गया मुझसे। प्रिमिंग बेसिकली कम्युनिकेशन की ऐसी टेक्टिक है, एक ऐसा तरीका है टू बेंड द इंफॉर्मेशन टू द फेवर ऑफ द प्रेजेंटर। इट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रियलिटी। अब मान लीजिए मुझे कुछ नॉलेज है, मुझे सामने वाले को अपनी बातों में लेकर आना है, तो मैं थोड़ा सा गोलमोल तो करूंगी, ऐसा हो सकता है, तो उसको हम प्रीमिंग थोड़ा सा बोल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बहुत बार ये भी फायदा आपको देता है। एंड इमीडिएसी, ठीक है, इमीडिएट जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके रिलेशंस कैसे हैं, वो सब इमीडिएसी के अंदर आते हैं। Communication stimuli used to convey the message are known as codes. Easy question है, very easy question. A major obstacle of effective communication in multicultural environment is what? So बहुसांस्कृतिक वातावरण के अंदर प्रभावी संचार में एक बड़ी बाधा होती है, एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, वो क्या है? द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, की मैं बहुत सारी भाषाएं जानती हूँ और मैं बात करते समय रेगुलर बेसिस पे वो बड़ी बड़ी भाषाओं का मतलब अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। नो। सिमिलर वैल्यू सिस्टम, नो। कल्चरल डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मैं इशारे से किसी को समझाना चाहती हूँ, बट वो पर्सन सामने वाला दूसरे कल्चर से है इतना कि वो मेरे इशारे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी नहीं समझ पा रहे, मेरे इशारे भी नहीं समझ पा रहे, तो ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन होती है ऑफन फेल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। ये बोल रहे हैं कि उसमें फेल होने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि वहां पर क्या रहता है कि कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं रहती है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकेंड बोलती है अ कॉमन लैंग्वेज फैसिलिटेट्स द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग दैट इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेरी इजी। इसका रीजन भी बताया है कि एक सामान्य भाषा साझा समझ को बढ़ावा देती है। आपस में दो लोग एक दूसरे की बात को कितना समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की वाइब हम बोल सकते हैं कितनी मैच कर पा रहे हैं, वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड हम रिलेट अगर करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है क्लियरली, ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो इसलिए सही आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Put the following listening techniques to form an effective listening process. Okay, so इन सभी को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए एनकरेज करना है स्पीकर को कि भाई बोलिए। प्रोवाइडिंग फीडबैक तो सबसे पहले कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। पेइंग अटेंशन, अब देखो मैं अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात को सुने, तो सबसे पहले आप लोगों को मुझ पर ध्यान देना है। तो पेइंग अटेंशन विल बी योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा कि एनकरेज करना स्पीकर को, देन जो भी मैंने बात बोली उसके एंड में आपका फीडबैक चलेगा या मेरा फीडबैक चलेगा, और जो भी बातें मैंने बोली फिर उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। तो सही आंसर विल बी CABD, जो मैंने आपको अभी बताया। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल अगर सोचोगे तो इजी हो जाएगा। A teacher describes the form of 6 groups of students and assign a sub theme to each group for discussion and reporting। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 6 लोगों का ग्रुप बना दिया स्टूडेंट्स का एंड उनको एक सब थीम दे दी, हर एक ग्रुप का 6-6 का ऐसे ऐसे करके ग्रुप बना दिया और सबको अलग अलग थीम दे दी। उस पे उनको आपस में डिस्कशन भी करना है, फिर उसके बाद टीचर को उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विल बी बेस्ट, इसमें कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल बेस्ट होगा, ट्रांजैक्शनल, इंटरेक्शनल, हॉरिजॉन्टल या फिर लीनियर। सो इस क्वेश्चन में सबसे सही आंसर हमें लग रहा है ट्रांजैक्शनल, ठीक है, कि सबको बोलने का अधिकार है, सब लोगों का ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कोई पर्सन बोल रहा है तो उन्हीं के ग्रुप का कोई दूसरा पर्सन उसका फीडबैक भी देगा, फिर तीसरा पर्सन हो सकता है उन दोनों की बातों और फीडबैक को लेकर कोई तीसरी पॉइंट को रेज कर दे। तो ये सब ट्रांजैक्शनल के अंदर आता है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अ कम्युनिकेशन सिनेरियो इन विच two teachers are debating about the curriculum for the 21st century is an instance of what? So, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि कम्युनिकेशन सिनेरियो की बात की है और 2 टीचर्स की बात की है। 2 टीचर्स या 2 पर्सन जब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लेटरल या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, इसी तरीके से अगर बोला होता कि एक स्कूल या कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं वो डिबेट कर रहे हैं तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोल सकते थे। असर्शन रीजन बेस्ड है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज एन इंडिकेटर ऑफ द टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि अगर स्टूडेंट्स क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जैसे अगर मैं कोई एज अ टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और एज अ स्टूडेंट आप अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छे से एलैबोरेट करके चीज़ों को बता रहे हो, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो क्लासरूम के अंदर इज एन इंडिकेटर ऑफ टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये बोला जा रहा है कि इसका मतलब है कि आपके टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने का मतलब है कि वो अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो असर्शन इज ट्रू। इसका कारण ये बोल रहा है टीचर शुड फोकस मोर ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट देन इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शंस देने से ज्यादा आप लोगों को प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन पर फोकस रखना चाहिए। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है, तो A is true but R is false is the correct answer. Next is in which one of the following types of communication
द डेटा इज पुश्ड फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट विदाउट क्लाइंट रिक्वेस्ट। ओके, सो देखो यहाँ पर बोला है कौन से टाइप का कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, उसको पुश किया जाता है फ्रॉम सर्वर। ये है सर्वर। जैसे आप लोग इंटरनेट पे कोई भी डेटा यूज कर रहे हो, इंटरनेट से आप इतनी सारी चीजें एक्सेस कर रहे हो, लेकिन एज अ क्लाइंट आपने किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए, फाइल के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी सर्वर से, इंटरनेट से, बट वो फिर भी आपको मिल रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? पुल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पुश टेक्नोलॉजी या फिर एंशियंट टेक्नोलॉजी। सो इसको बोला जाता है पुश टेक्नोलॉजी। जब डेटा फोर्सफुली पुश किया जाता है क्लाइंट के सिस्टम में विदाउट उनका जो रिक्वेस्ट है, तो उसको पुश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये देखिए, ये क्या है? टेक्निकल वर्ड है, इसको आईसीटी में भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है। यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सर्वर सेंडिंग अ मैसेज टू द क्लाइंट विदाउट अ क्लाइंट initiating a request to a server asking for specific payload is commonly referred to as push request। So जो मैंने बताया कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं की है बट वो फाइल फिर भी उनके सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आ रही है, दैट इज कॉल्ड पुश टेक्नोलॉजी। A notice about the auction of a car in a newspaper is an example of। सो एग्जाम्पल फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन कहा सिर्फ यही है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल जाता है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ग्रुप, डाउनवर्ड, इंटरपर्सनल या फिर मास। सो न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी एडवर्टीजमेंट आ रही है, कोई भी या फिर न्यूज आ रही है, तो वो होता है एग्जाम्पल। देखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सब लोग क्या होते हैं, इसमें डिस्कशन के लिए ओपन होते हैं। सब लोग एक टाइम पर सेंडर भी हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाले भी हैं, और सेम टाइम पे सब लोग रिसीवर भी हैं, तो ग्रुप तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक पर्सन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। न्यूज़पेपर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है जनरल पब्लिक को, एक बहुत बड़ी ऑडियंस को। सो इट इज टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे कि हम न्यूज सुनते हैं, ठीक है, भाषण इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको हमेशा बताया है। ये हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको समझ लेना, ठीक है। ये मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज इज कॉल्ड व्हाट? रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज का मतलब क्या होता है? अब देखिए, मैं अगर आप लोगों को कोई मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे अभी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग उसको सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, वो एक बैरियर है, वो एक बाधा है, ठीक है। जब यहाँ पर रिसेप्शन की बात की गई है, संदेश ग्रहण करने की बात की गई है, तो ग्रहण कौन करेगा? सेंडर तो नहीं करेगा, वो कौन करेगा? रिसीवर करेगा, लिसनर करेगा, जैसे आप लोग अभी लिसनर्स हो, ठीक है। अगर मेरी बात आप लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंच रही, तो उसमें बाधा क्या है? आप लोगों का एटीट्यूड, आपका रवैया मेरे प्रति, आप लोगों का नॉलेज, एजुकेशन, आप लोगों की कितनी शिक्षा है, या फिर आपकी इनकम। सो इनकम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने पढ़ना है वो वैसे ही पढ़ लेंगे, तो करेक्ट आंसर है एटीट्यूड ऑफ लिसनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर वेरिएबल इन कम्युनिकेशन? नॉट पूछा है, सो इस पर ध्यान रखना है हमें, नॉट अ बैरियर वेरिएबल। ओके, कल्चर, आई कॉन्टैक्ट, क्यूरियोसिटी, नन ऑफ द अबव। सो कल्चर भी एक बैरियर है ना। एक कल्चर का व्यक्ति अगर नॉर्थ इंडियन किसी साउथ इंडियन से हिंदी में बात कर ले, तो साउथ इंडियंस उसको नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल है, पर्सनली मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल है, ये कल्चरल वेरिएबल है। आई कांटेक्ट जरूरी नहीं है मैं आंखों से किसी को कुछ इशारा कर रही हूँ तो वो समझेंगे ही समझेंगे। क्यूरियोसिटी भी बैरियर नहीं होता, सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन बेस्ड हेयर, टीचर्स शुड स्ट्राइव टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज। इसमें बोला है कि शिक्षकों को जटिल मुद्दों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कि मतलब कोई स्टूडेंट अगर कोई टफ क्वेश्चन लेकर आ रहा है, तो एज अ टीचर ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भाई हमें उनसे बचना चाहिए, हमें उनका जवाब नहीं देना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। ये तो गलत स्टेटमेंट है। रीजन बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड फैसिलिटेट अ मूवमेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल इश्यूज टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ठीक है, ये क्या करता है? एक्सप्लोर करता है सिंपल, यानी कि अब देखिए कम्युनिकेशन के अगर 1-2 लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वहां पर कितना बेसिक पढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही इसमें बोला है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में वी विल ऑलवेज कवर और एक्सप्लोर सिंप्लेक्स इश्यूज, से हम कॉम्प्लेक्स पर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। सो
देखिए अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं इसी यूनिट को, या फिर नेक्स्ट यूनिट कौन सी चाहते हो कि मैं वेडनेसडे या थर्सडे से स्टार्ट करूं, एक बार मुझे कमेंट करके उस यूनिट का नाम बता देना ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आगे की तैयारी कर सकूं। द emergence of consumers who can control and even create media of their own, and to produce and of producers who can easily track consumer responses is made possible by what? ओके सो इसमें ना सिंपल सी बात बोल रही है, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, आप लोग कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, ये क्या कर रहे हैं, आपकी हर एक चीज को कंट्रोल भी करते हैं ऑनलाइन मीडिया में। आपके जो भी ट्रैक्स हैं, ठीक है, आपके ट्रैक्स नहीं, सॉरी, आपको भी वो ट्रैक कर सकते हैं, आपके रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब टेलीविजन में नहीं होता है, रेडियो में भी नहीं होता है, टेलीफोन में भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें किस में होती हैं, सिर्फ इंटरनेट पे होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इसको फ्रेम थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से किया गया था। ओके, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है। एनकोडिंग डिकोडिंग एक तरफ दी है, इंटरनेशनल लिस्ट, पर्सपेक्टिव टेकिंग, डायलॉजिज्म। ओके, सो एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, एक मैसेज को अगर मैं जैसे मैसेज आप लोगों को लिए दे रही हूं, आप लोग लिसनर हो, तो सेंडर जो है वो हमेशा एक एनकोडर होता है और वो एनकोडिंग करता है। वैसे ही सेंडर के साथ साथ रिसीवर जो होता है वो डिकोडिंग करता है, वो डिकोडर होते हैं। सो एनकोडिंग डिकोडिंग के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, कन्विंसिंग कम्युनिकेशन होता है एज अ प्रोसेस दैट यूजेस लैंग्वेजेस। सो हियर वी कैन यूज सो मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एज पर दिस सिचुएशंस। ओके, सो इस पे हम एनकोडिंग डिकोडिंग को फ्रेम कर सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, डायरेक्ट हम लोग सही ट्रैक पर जा चुके हैं सिर्फ इसी पॉइंट से। इंटरनेशनलिस्ट होते हैं पर्पसफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे फ्रेम कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। So here we have to find the sequence of cultural barriers in communication. So communication के cultural barriers को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहला बैरियर क्या होता है, मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष समाधान के तरीके, डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, नो सिमेंटिक बैरियर की। देखिए, अगर आप लोगों का बेस ही क्लियर नहीं है तो आगे की चीजों को आप कभी भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो सिमेंटिक सबसे पहले आएगा। तो देखिए, यहीं से हमें सही ट्रैक मिल चुका है ना। सबसे पहले वी हैव सिमेंटिक बैरियर्स, देन वी हैव वर्ड कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। कल्चरल मीनिंग जो होता है, वर्ड कॉनोटेशन, कॉनोटेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू कल्चरल मीनिंग। अब मेरे कल्चर में अगर एक इस चीज का मीनिंग कुछ और है, किसी दूसरे के कल्चर में कुछ और है, तो उसको कॉनोटेशन बोला जाता है। देन वी हैव टोन डिफरेंसेस, ठीक है। बेसिक सी चीज भी अगर मैं थोड़ी रूट टोन में बोलूं तो वो एक बैरियर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको कैसे हम टॉलरेट करते हैं, उसके बीच में डिफरेंसेस की बात की गई है। देन वी हैव मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स होंगे। Which of the following are barriers of effective communication? तो सबसे पहले ऑप्शन गिवन है फिजिकल नॉइस, सिमेंटिक नॉइस, साइकोलॉजिकल नॉइस एंड नॉन सिमेंटिक नॉइस, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए पर्सन ए एंड पर्सन बी आपस में कोई बात कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको तब माना जाएगा कि पर्सन ए ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बी ने अच्छे से सुनी है, अच्छे से समझी है। ऐसा नहीं है कि ए कुछ बोल रहा है एंड पर्सन बी जो है वो मोबाइल में बिजी है, तो उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो मोबाइल जो है यहाँ पे एक बैरियर है। तो इधर यही बोला गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फिजिकल नॉइज की। सो फिजिकल नॉइज जो होती है ये होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल नॉइज, ठीक है। इसको एक्सटर्नल नॉइज बोला जाता है, जैसे कि हमारे आसपास का शोर, एनवायरमेंट में जितने पशु पक्षी होते हैं उनका शोर, ठीक है।
इसके अलावा हमारे नेबर्स हैं, मान लीजिए वहाँ पे उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं रोड हेड पे तो वहाँ पे जो है शोर आता है। ये सब चीज़ें आती है फिजिकल नॉइज़ के अंदर, जिन पे जनरली हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है सिमेंटिक नॉइज़ की बात। तो सिमेंटिक नॉइज़ होता है, मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई मैसेज दिया। अब होता है ना, एक बात के दो मीनिंग निकल सकते हैं। तो पर्सन ए ने तो अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कोई स्टेटमेंट बता दिया, अच्छे से कोई बात बता दी, लेकिन पर्सन बी ने उसका कोई और ही मीनिंग निकाल लिया, कोई दूसरा मतलब पकड़ के ये बैठ चुके हैं। तो इस चीज को बोला जाता है सिमेंटिक नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल नॉइज। सो इसमें आता है जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि किसी का फिजिकल नेचर कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल नॉइस के अंदर। ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये इंटरनल नॉइस होती है, ठीक है, कि जो पर्सन है, जो सेंडर है, रिसीवर है, इन दोनों का इस टाइम पे मेंटल स्टेटस क्या है, क्या ये इंटरेस्टेड है हमसे बात करने में या नहीं है, ये सब चीज़ें आती है साइकोलॉजिकल नॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉन सिमेंटिक नॉइज की बात करें तो इस तरह का कोई टाइप जो है कम्युनिकेशन में होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पे है, उन ऑप्शंस को हम पहले ही जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शंस जो है वो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कम्युनिकेशन बैरियर्स के टाइप दिए गए हैं एंड यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन बताया गया है, ठीक है। सो बैरियर में पहला आता है फिजिकल, शारीरिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बाधा, लैंग्वेज यानी कि किसी की भाषा से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट है कल्चरल, ठीक है। सो लैंग्वेज और कल्चरल जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ इंडियन पर्सन है एंड साउथ इंडियन पर्सन है, ठीक है, ये दोनों अगर कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर इन दोनों को इंग्लिश या हिंदी आती होगी तो ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके कल्चर डिफरेंट है, इनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है। अगर साउथ का कोई पर्सन मान लीजिए तमिल में कोई बात करते हैं, नॉर्थ साइड के पर्सन को वो समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होते हैं लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में बोला गया है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, स्टीरियोटाइप्स, प्रीडिस्पोज नोटेशन एंड इनऑडिबल वॉइसेस। सो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लैंग्वेज और कल्चर, इन दोनों के लिए आप लोग देख सकते हो ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन राइट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप, यानी कि लकीर के फकीर। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता, तो किसने देखा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये होते हैं लकीर के फकीर, यानी कि हमने अपने बड़ों से या मूवीज में ये सब चीजें सुनी होती हैं, तो हम इन चीजों को कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें इफेक्टिव नहीं होती हैं, ये कुछ भी नहीं होती हैं, ये सिर्फ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, सिर्फ बातें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्री डिस्पोज नोटेशन, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कि मान लीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं पेपर 1 बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि पेपर 1 बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग इसमें बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप लोग मान चुके हो कि ये डिफिकल्ट पेपर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत डिफिकल्ट है, तो ये आप लोगों ने प्री डिस्पोज कर लिया है किसी चीज़ को। अब आप लोग जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लो, आप लोगों को ये डिफिकल्ट ही लगेगा, क्योंकि ये आप लोगों का साइकोलॉजिकल बैरियर बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है इनऑडिबल वॉइस, यानी कि अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है तो आप लोग नहीं सुन पाओगे, नहीं अच्छे से मैसेज को रिसीव कर पाओगे। तो ये आता है हमारा फिजिकल बैरियर के अंदर, ठीक है। साइकोलॉजिकल में आता है हमारा प्री डिस्पोज नोटेशन, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 के लिए 4, ठीक है। बी के लिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सी। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो वो है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड कल्चर, हमारे कल्चर में ये चीज़ें होती है, जनरली स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ना, ये हमेशा कल्चर में होते हैं, पूर्वजों के द्वारा बताई गई बातें होती हैं जिनकी एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता होते। तो ये होता है लकीर के फकीर, कि किसी ने कुछ बोल दिया, बस मान लिया, डिटेल में या उसके पीछे रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश नहीं करते। सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Next question is which of the following can be major communication barrier in online teaching? तो यहाँ पे सेपरेटली ऑनलाइन टीचिंग की बात की गई है। पहला है टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो क्या ये एक बैरियर है?
दूसरा है लीगैलिटीज़, यानी कि जो कानूनी चीज़ें होती हैं, जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, तो क्या वो ऑनलाइन टीचिंग में हमें किसी चीज़ के लिए रोक सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कम्युनिटी, जो हमारे आसपास के लोग हैं, आसपास के स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, क्या वो हमारे लिए बैरियर होते हैं ऑनलाइन टीचिंग में। नेक्स्ट है हमारा कल्चर, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारा कैसा एनवायरमेंट है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है जेंडर। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा अभी कल्चरल बैरियर। ठीक है, सो जेंडर जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं कल्चरल बैरियर के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे हमारे कल्चर में बोला जाता है कि लड़के ज़्यादा पढ़ेंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, अभी भी इंडिया में ये चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है कल्चरल यानी कि जेंडर बैरियर में। सो ऑनलाइन टीचिंग में क्या जेंडर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखें मेजर बैरियर है टेक्नोलॉजी, कि अगर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, या मोबाइल है इंटरनेट नहीं है, या फिर मोबाइल और इंटरनेट दोनों है बट सिग्नल नहीं है, तो टेक्नोलॉजी बैरियर बहुत यहाँ पे हमें इफेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट कम्युनिटी, हमारे आसपास कौन है स्टूडेंट, कैसे वो पढ़ रहे हैं, क्या उनके पास अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ें आती हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर, तो ये भी एक बैरियर है। एंड नेक्स्ट है कल्चर। ठीक है, सो हम किस बैकग्राउंड से रहते हैं। ठीक है, हमारे कल्चर में क्या हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करते हैं ये चीज़ें, क्या हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, ये भी एक बैरियर होता है। ठीक है, एंड कल्चर और बैरियर जो है ये दोनों हम यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट मानकर चलते हैं। ठीक है, सो ए, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि हमारे आसपास शोर है, एनवायरमेंट का शोर है, पड़ोसियों का शोर है, ये सब होते हैं फिजिकल बैरियर। नॉइस, ठीक है, सो कौन सा नहीं है, नॉइस तो होती है, वर्बलिज्म यानी कि मौखिकवाद, हेल्थ, ठीक है, इनविजिबिलिटी यानी कि अदर्शन। सो पहले मैं बताती हूँ कि फिजिकल बैरियर में इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स ऐड किए जाते हैं, जिसमें कि पहला आता है हमारे पास वॉल होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी सी दीवार है। ठीक है, दो लोग बात करना चाहते हैं लेकिन बीच में बहुत बड़ी सी दीवार है, तो क्या वो इजीली बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे घर में डोर होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं किसके अंडर, ये सब चीज़ें आती है हमारे पास फिजिकल बैरियर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस को आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी एक फिजिकल बैरियर है। ठीक है, इनविजिबिलिटी, कोई पर्सन बीमार है, पर्सन ए पर्सन बी को कोई बात बताना चाहता है लेकिन पर्सन बी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर में हम लोग इस चीज़ को काउंट करते हैं। ठीक है, सो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर मैं बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको देने लग जाऊं जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर आता है। ठीक है, इनविजिबिलिटी भी आता है। सो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि नहीं इसमें इंक्लूड किया जाता है, दैट इज वर्बलिज्म, मौखिकवाद। Next question is semantic barrier of effective communication is implied when. So semantic barrier की definition मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो इसको हम कब बैरियर मानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, अगर पर्सन ए, ऑप्शन नंबर 1 मैं बता रही हूँ, सिग्नल इज लॉस्ट बिफोर रीचिंग द रिसीवर। पर्सन ए पर्सन बी को कोई मैसेज दे रहा था लेकिन बीच में ही सिग्नल चला गया, तो क्या ये सिमेंटिक बैरियर है। मैसेज ट्रांसमिटेड बाय सोर्स इज अनक्लियर, तो कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है लेकिन मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो ये है कि अनक्लियर है कोई मैसेज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तीसरा ऑप्शन बोलता है रिसीवर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड, यानी कि मैं इंफॉर्मेशन पूरी दे रही हूँ लेकिन पर्सन बी जो है वो मोबाइल में बहुत बिजी है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बात में। ठीक है, एंड लास्ट है रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि पर्सन बी ने सिग्नल भी पूरा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सिग्नल भी पूरा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सिग्नल भी पूरा है, मैसेज भी पहुंच गया, इसकी अटेंशन भी पूरी है, लेकिन बात क्या है कि ये मैसेज को नहीं समझ पा रहा है। इसने तो मैसेज अच्छे से दे दिया पर्सन ए ने, लेकिन पर्सन बी उसको नहीं समझ पा रहा है या फिर उसका डिफरेंट मीनिंग समझ रहा है। ठीक है, सो डिफरेंट मीनिंग अगर कोई सामने वाला पर्सन समझे हमारी बात का, तो वो होता है सिमेंटिक बैरियर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है,
सो यहाँ पे अगेन साइकोलॉजिकल बैरियर की बात की गई है। तो कौन से हैं? पहला है डिस्क्रिप्टिव मैसेज, यानी कि अगर मैं अपने मैसेज को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूँ, जितनी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं होगी, तो क्या वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर माना जाएगा? दूसरा है इनअटेंटिव, मेरा ध्यान, मैं कुछ बात बता रही हूँ, आपका ध्यान ही नहीं है, तो वो इनअटेंटिवनेस के अंदर आता है। टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्क, ठीक है, यानी कि मैं जो बता रही हूँ आप लोग वो नहीं सुन रहे हो, जो सामने स्लाइड में लिखा है आप लोग सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हो, तो ये क्या एक बैरियर होगा? नेक्स्ट है लिमिटेड रिटेंशन, यानी कि सीमित प्रतिधारणा, ठीक है। सो लिमिटेड रिटेंशन अगर किसी पर्सन की होगी, चाहे वो सेंडर की बात करें, चाहे वो हम लोग रिसीवर की बात करें, ठीक है, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है या नहीं? लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से मैं अपने लॉजिक्स को ऑर्गेनाइज करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूं ताकि आप लोग इजीली समझ सको, ये आती है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें, ठीक है। फ्लो ऑफ थॉट, यानी कि किस फ्लो में मैं चीजों को सोच रही हूँ, किस लेवल पे मेरे थॉट्स जाते हैं, ये सब भी क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर है? किस कम्युनिकेशन में? साइकोलॉजिकल की बात की गई है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर डिटेल में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बस आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल बैरियर की डेफिनेशन को रिमाइंड करना है एंड ऑप्शंस को उसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इन अटेंटिवनेस, अगर मेरा ध्यान ही नहीं है तो वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। अगर मैं सिर्फ रिटन फैक्टर पे फोकस करूं, जो मैं बोल रही हूँ वो ना सुनूं, ये भी फैक्टर हो सकता है, एंड लिमिटेड रिटेंशन भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड फिजिकल बैरियर। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन चैनल, फॉल्टी मैसेज, पुअर रिटेंशन, या फिर लैक ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं अभी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी ना, तो एग्जाम में आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में क्या आप लोग अभी भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड ऐप पे जाकर के भी उसको इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। सो लैक ऑफ टाइम, अगर हम लोग सॉरी यहाँ पे फिजिकल बैरियर की अगर हम लोग बात करें, सो फिजिकल बैरियर में क्या होता है, फॉल्टी मैसेजेस होते हैं या फिर लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी होती है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास, सबसे पहले अगर सिमेंटिक की बात करें, सिमेंटिक होता है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरा पर्सन नहीं समझ पा रहा है, यानी कि फॉल्टी मैसेज है, डबल मीनिंग वाला मैसेज है, एक ही बात की, एक ही किसी टॉपिक के दो मीनिंग हो सकते हैं, उस तरह का मैसेज है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल, यानी कि पुअर रिटेंशन, पर्सन का ध्यान ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल, तो पर्सनल को अगर हम लोग रिलेट करें, लैक ऑफ टाइम, कि मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं कैसे आपकी बात सुनूंगी, एंड फिजिकल में आता है लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन द चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ क्लासरूम सिचुएशन आर अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी कक्षा में स्थिति होती है उनका व्यक्तित्व संघर्ष, यानी कि पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक इफेक्टिव इंटरेक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर माना जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया है, impersonal communication is invariably considered the best solution in the classroom environment, ठीक है। सो impersonal communication को यहाँ पे क्लासरूम में एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो बताया गया है इनके अकॉर्डिंग। सो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इजी है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। सो अगर क्लासरूम सिचुएशन में, ठीक है, क्लासरूम में मान लीजिए दो पर्सन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपने नेचर को लेकर के किसी बात पे अगर भिड़ जाते हैं, जैसे कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर है, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये आती है पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो हर एक क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Semantic noise in classroom communication can be limited by avoiding the use of, ठीक है। सो किसका यूज करके हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, डायलॉग्स, क्लिच्ड जार्गन,
नॉन वर्बल क्यूज एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सिमेंटिक नॉइज का मतलब पता है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि इसमें जो स्पीकर है, जो लिसनर है, दोनों की गलती मानी जा सकती है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें क्लिष्ट जार्गन्स की, ठीक है, जार्गन्स का मतलब होता है जैसे कि हम लोग किसी को टॉन्ट मारते हैं ना, हम लोग कई बार इनडायरेक्टली किसी को कुछ बात ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाए कि यस हम उनको कुछ बात बोलना चाहते हैं जिससे कि उसको इफेक्ट पड़े। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं क्लिष्ट जार्गन के अंदर। तो ये सब चीज़ें सिमेंटिक नॉइज में जो है एक बैरियर की तरह काम करती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है, एक ही बात का मीनिंग, जैसे मैं आप पर्सन ए ने पर्सन बी को बोला कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन ए ने तो अपनी तरफ से उसकी तारीफ की, लेकिन पर्सन बी ने उसका क्या मतलब निकाला कि उसने बोला आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पर्सन बी सोच रहा है कि मैं सिर्फ आज ही अच्छा लग रहा हूँ, आज से पहले इसको कभी मैं अच्छा नहीं लगा। तो ये चीजें होती हैं जो कि सिमेंटिक बैरियर की तरह काम करती हैं। ठीक है, कि पर्सन ए ने किसी और मीनिंग से बोला, पर्सन बी ने उसका कुछ और ही मतलब समझ लिया। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बैरियर इन कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ड्यू टू। लैंग्वेज में बैरियर क्यों होता है? ठीक है, सो द डिफरेंस इन द सेंडर रिकॉग्निशन वोकैबुलरी एंड द रिसीवर्स यूजर वोकैबुलरी। ये ऑप्शंस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, अगर डिफरेंस होता है सेंडर की वोकैबुलरी में एंड रिसीवर उसके समझ कैसे पा रहा है। ठीक है, अब जैसे पर्सन ए है एंड पर्सन बी है, पर्सन ए ने अपनी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग यानी कि तमिल लैंग्वेज में कोई मैसेज तो दे दिया, उन्होंने तो अपने एंड पे बिल्कुल ठीक बोल दिया होगा जो भी बोलना होगा। ठीक है, लेकिन पर्सन बी जो है वो अपनी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में अनेबल रहा, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाया क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज ही नहीं है। ठीक है, वो तमिल समझते नहीं, तमिल में उनको ABC भी नहीं पता, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एंड अब मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन दैट इज फॉर एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड इसके अलावा जो बाकी के वीकली इवेल्युएशन टेस्ट होंगे वो वेडनेसडे को इवनिंग में आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। So question is which of the following will help to overcome communication barrier? So communication में barriers होते हैं, उसको evaluate, उसको overcome करने में हमें कौन help करता है? Focused listening, यानी कि अगर हम ध्यान से किसी चीज़ को सुने तो क्या कोई बैरियर नहीं आएगा। Neglecting semantic noise, यानी कि जो semantic noise है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसको ही अगर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने दिमाग से निकाल देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। दूसरा है टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, यानी कि टॉप से डाउन लेवल पे अगर हमें कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लिष्ड इडियम्स, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, कौन सा है इसमें जो कि ओवरकम कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर को। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रीवियस 10 क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फीचर्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अब मान लीजिए दो लोग हैं ए एंड बी। ए पर्सन ने जो है, ए जो है कोई टीचर है एंड बी जो है वो कोई स्टूडेंट है। ठीक है, पर्सन ए ने पर्सन बी को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि एग्जाम क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, एंड पर्सन बी ने उसको अच्छे से समझ लिया। एंड फिर पर्सन बी के माइंड में क्वेरी आई कि नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो जैसे मैंने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, ये लोग हो सकता है मूवीज के बारे में बात कर रहे हो, ये लोग हो सकता है कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन का कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के लिए 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, जिसमें पहली बोलती है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, यानी कि कम्युनिकेशन में विचार, तथ्य और जो भी ओपिनियंस होते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के किसी का जो थॉट होता है उसको बदला आदान प्रदान किया जाता है, एक दूसरे तक वो चीजें शेयर की जाती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग,
यानी कि देखो, जैसे मैंने सेम एग्जांपल आपके लिए मैं लेकर के आती हूँ, ए ने कोई इंफॉर्मेशन बी को दी थी, ठीक है? सो इंफॉर्मेशन तो हो गई, अगर बी पर्सन जो है वो उस चीज को अच्छे से समझ जाता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है, तभी एक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कम्युनिकेशन माना जाता है। सो इस अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली चीज है। जैसे मान लीजिए मैं हूं पर्सन ए, मैंने बी को कोई सीक्रेट बात बताई, लेकिन बी ने क्या किया, वो बात सी को बता दी। सी ने वही बात डी को बता दी एंड हट फिर के डी ने वो बात मुझे बता दी। तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब जैसे मैं आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप वो इंफॉर्मेशन आगे किसी को दोगे। अगर आप टीचर हो तो आप बहुत से स्टूडेंट्स को एक साथ वो इंफॉर्मेशन दोगे। तो कम्युनिकेशन हो रहा है ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कम्युनिकेशन इज अ सर्क्युलर प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि इसी एग्जांपल में, जैसे थर्ड स्टेटमेंट में मैंने समझाया, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये एक सर्क्युलर प्रोसेस है। सो इस अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए बी सी एंड डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे हमें 6 स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें बताना है कि ह्यूमन यानी कि जो भी पर्सन ए है, बी से बात कर रहा है, एक पर्सन चाहे 10 लोगों से बात करता है, तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट उसके रिगार्ड में कौन सी है। यहाँ पे अलग से डिफाइन नहीं किया गया है कि यहाँ पे 1 टू 1 कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर एक पर्सन आगे 50 लोगों के साथ बात कर रहा है, ये मेंशन नहीं किया गया है। सो जनरल स्टेटमेंट्स हम लोगों को लेनी है, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिम्युलेट आइडियाज। तो देखो स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है, दो चीजें होती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, गैर मौखिक और मौखिक। वर्बल होती है जो कि हम लोग किसी को बोल कर समझाते हैं। नॉन वर्बल होती है जो बोली नहीं जाती, जिसमें कि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इशारे से बात करते हैं, किसी पर्सन को हम इशारा करते हैं, चाहे वो हाथों से इशारा हो, चाहे वो आंखों से इशारा हो, वो नॉन वर्बल में आता है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें बोलती है कि जो इशारों वाली लैंग्वेज होती है, ये बहुत से आइडियाज को जनरेट करने में हमें मदद करती है, ठीक है। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी, यानी कि बातचीत करना जो है वो सीखा जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनक्रिया, ठीक है, यानी कि क्या बोला गया है इसमें कि संचार एक सार्वभौमिक रामबाण नहीं है। एंड चौथी स्टेटमेंट बोलती है कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन को रोका नहीं जा सकता, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन को रोका भी तो जा सकता है बीच में। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था, ए ने कोई बात बी को बताई, बी ने कोई बात सी को बताई, हो सकता है सी वो सीक्रेट को रख ले, वो आगे डी को बताए ही ना, तो कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन भी किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है यहां तक। सॉरी, ब्रेक इसमें पूछा गया है कि कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4 ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बाकी की दो स्टेटमेंट्स क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है मोर कम्युनिकेशन मींस मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि इसमें बोला गया है ज्यादा बातचीत करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट बोलती है वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट्स। तो जो भी वैल्यूज क्लासरूम में स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है, उसका कोई रोल नहीं होता, उसका कोई इशू नहीं होता स्टूडेंट्स। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है एज अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो योर। सो अब देखो, क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे की गई है। अभी तो हमारी क्या चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आज से पहले क्या था, आज से पहले ऑफलाइन क्लासेस हम लेते थे। तो एक स्टूडेंट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं एंड सिर्फ, सॉरी, एक ही टीचर है,
है ना, ऐसा ही होता है। एक अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन कब माना जाता है? जब ऑडियंस के इमोशन से हम लोग जुड़े हों। जब एक टीचर और स्टूडेंट्स आपस में इमोशनली अटैच होंगे तो क्या वो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। तीसरा है साइलेंट क्यूज, यानी कि मौन संकेत देना। तीसरा है आर्टफुल पॉजेज एंड चौथा है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। इसमें देखो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कलात्मक ठहराव। कलात्मक ठहराव क्या होता है? अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्या हो रहा है, मैं बीच बीच में पॉज ले रही हूँ। कुछ एक स्टेटमेंट बोलने के बाद में थोड़ा सा, चाहे 1 से 2 सेकंड, ज्यादा नहीं, 1 से 2 सेकंड का हम पॉज लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अब हमारी अगली स्टेटमेंट शुरू हो चुकी है। अगर हम लोग ये आर्टफुल पॉज ना लें, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि कहाँ पे हमें रुकना है किसी स्टेटमेंट के बाद, कहाँ पे हमें कंटिन्यू रहना है। इसकी वजह से क्या होता है, पूरी स्टेटमेंट का मतलब ही चेंज हो जाता है। तो अगर जैसे कि आप सभी यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब है आप लोग टीचर बनने वाले हो, प्रोफेसर बनने वाले हो, तो आप सभी को ये आर्टफुल पॉज आना चाहिए। ये एक क्लासरूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव। अब देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि क्लास में कम्युनिकेट हो रही है, किसी पार्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के घर में बैठ के हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला है। बस ये बोला है कि एक प्रभावी संचार के लिए सहायक की आवश्यकता होती है। तो किस सहायक की आवश्यकता होती है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, यानी कि किसी की आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा है पॉलिटिकल एनवायरमेंट, यानी कि राजनीतिक वातावरण होना चाहिए। तीसरा है सोशल एनवायरमेंट एंड चौथा है मल्टीकल्चरल एनवायरमेंट। तो यहाँ पे सोशल एनवायरमेंट यानी कि सामाजिक वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग किसी और टीचर से भी पहले पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल लेवल में, अपने कॉलेज लेवल में। तो होता क्या है, जिस टीचर के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप कोशिश करते हो कि हम भी वैसा ही पढ़ाएं। ये नेचुरल चीजें होती है किसी भी ह्यूमन में। ठीक है, तो ये भी एक सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है कि हम लोग जैसे लोगों के बीच रहते हैं, हम लोग वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ती जाती है। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा टपोरी स्टाइल में आपको पढ़ाती, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हो सकता है कुछ को अच्छी नहीं लग रही होंगी, तो वो क्या है, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। तो एक सोशल एनवायरनमेंट होना इसके लिए, सामाजिक वातावरण होना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे समाज में हम रह रहे हैं, कैसे लोगों से हम पढ़ रहे हैं एंड कैसे लोगों के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन which one of the following is in the chronological order। chronological order यानी कि देखो हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम में है। यानी कि अगर देखो दो लोग बातचीत कर रहे हैं, फिर से मैं ए और बी की बात करती हूँ, या फिर जैसे हम टीचर हैं, मैं आपकी टीचर हूँ अंकिता, आप मेरे स्टूडेंट हो XYZ, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए कौन सी चीज हमें इंपॉर्टेंट होती है? ठीक है, तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए एक कम्युनिकेटर की जरूरत है। अब मान लीजिए कि मैं अकेली हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लाइव लेक्चर में कोई भी नहीं आया, सपोज एक भी पर्सन मेरे लाइव लेक्चर में नहीं आया, तो मेरे पास कोई कम्युनिकेटर ही नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेटर यानी कि साथी की जरूरत है, जिससे हम बातचीत करें। अब ए को अपना साथी बी तो मिल गया जिससे वो बातचीत करना चाहता है, उनके पास कोई टॉपिक भी होना चाहिए, कोई मैसेज भी होना चाहिए जिससे वो बात करे। अगर उनके पास बातचीत करने का कोई टॉपिक ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो चुपचाप से बैठे रहेंगे। तीसरी चीज होती है मीडियम, कि कैसे वो बातचीत करने वाले हैं, वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या फिर वो लोग मोबाइल फोन में बात कर रहे हैं, या फिर वो लोग चैट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है रिसीवर, यानी कि अब मान लीजिए कि पर्सन ए बोल रहा है कुछ भी, लेकिन पर्सन बी एक कम्युनिकेटर तो है, लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा उसकी बात को, वो समझ ही नहीं पा रहा उसकी बात को कि ये क्या कहना चाहता है। एंड चौथा है इफेक्ट। इफेक्ट के बारे में कब पता चलता है, जब पर्सन बी उसकी बात को अच्छे से समझ जाएगा एंड उसको वो फीडबैक देना शुरू कर देगा।
आपको पता है कई बार ऐसा आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा कि जैसे मैं कुछ बोले जा रही हूँ, सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा। सामने वाले को वो बात समझ आना वो अलग चीज़ है, लेकिन वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो उस चीज़ को सुन ही नहीं रहा है। ठीक है? तो उसका मतलब है कि हमारी बात इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारी बात इफ़ेक्टिव कब होगी? जब पर्सन बी जो है, सामने वाला जो है उसका रिस्पॉन्स देने शुरू कर देगा। चाहे वो अपना उसकी उस बात पे कोई रिव्यू देता है, चाहे वो उस बात पे कोई भी हमें डाँट देता है, चाहे वो उस बात पे अच्छा या कुछ भी बोले, बस फीडबैक दे, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्ट सिस्टम। ठीक है? सो कम्युनिकेशन, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सो आगे आने वाले लेक्चर्स डेफिनेटली आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे एंड बहुत ही इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको कोई भी क्वेरी अभी तक के 5 क्वेश्चंस में नहीं है, तो प्लीज कॉमेंट कर दीजिए ताकि मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरह के सेशंस लेकर के आऊँ। ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये हर एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, जिसका आंसर उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए आपको बताऊंगी। ठीक है? तो देखो, ये क्वेश्चन अभी के प्रीवियस 5 क्वेश्चंस पर बेस्ड है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। सो एक अच्छा कम्युनिकेटर कब होता है? मान लीजिए पर्सन ए है, उसकी ऑडियंस में 100 लोग हैं, उसकी क्लास में 100 लोग हैं। ठीक है? तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर कब होगा? जब वो ऑडियंस को क्या प्रोवाइड कराएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। जो भी इसका आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये ना सिर्फ आपको नेट और सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में मदद करेगा, बल्कि इसके बाद में होने वाले इंटरव्यूज को क्वालिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सबके नाम आपके सामने रखे हुए हैं। आप सभी नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके चाहे तो इस स्टडी मटेरियल का सैम्पल पीडीएफ भी पहले देख सकते हो। एक ही बार आपको फीस पे करनी है और ये स्टडी मटेरियल देखना आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस में मदद करेगा। इसी के साथ फिर आज के डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।